क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास में कुछ सभ्यताएं इतनी महान होने के बावजूद अचानक क्यों गायब हो जाती हैं? आज हम एक ऐसी ही सभ्यता की कहानी जानने वाले हैं जिसे शायद इतिहास में सबसे ज्यादा गलत समझा गया। सोचिए, एक ऐसी मानव जाति जिसने घने और खतरनाक जंगलों के बीच ऐसे महानगर खड़े कर दिए जिनकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। हम बात कर रहे हैं महान माया सभ्यता की। तो चलिए इस रहस्य की गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे ये लोग ज्ञान के बिल्कुल चरम पर पहुंचे और फिर अचानक कहीं गायब हो गए। दशकों तक दुनिया को यही लगता था कि माया लोग बस कुछ लाख ही होंगे, लेकिन जरा 2018 के इस क्रांतिकारी लाइडर स्कैन पर नजर डालिए। जब इस टेक्नोलॉजी ने ग्वाटेमाला के घने जंगलों के पार देखा तो पता है क्या मिला? जमीन के नीचे 60,000 से भी ज्यादा छिपी हुई इमारतें। इस एक खोज ने ये साबित कर दिया कि माया सभ्यता की आबादी 1 करोड़ से भी ज्यादा थी, मतलब उस वक्त के किसी भी यूरोपीय देश से कई ज्यादा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल, या कह लीजिए सबसे बड़ा विरोधाभास ये है कि आखिर इतनी विशाल आबादी बिना किसी बेसिक नेचुरल रिसोर्स के कैसे पनप सकती है? एक ऐसे घने जंगल के बारे में सोचिए जहाँ कोई नदी ही नहीं बहती। बिना पानी के 1 करोड़ लोगों ने इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा कर लिया? यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इस छिपे हुए जंगल महानगर की। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा पीछे साल 1839 में चलना होगा। खोजकर्ता जॉन लॉयड स्टीफन्स और फ्रेडरिक कैथरवुड सेंट्रल अमेरिका के बेहद खतरनाक जंगलों से गुजर रहे थे और तभी उन्हें लताओं और काई से ढके हुए कुछ विशाल खंडहर मिले। ये कुपान नगर था, जो सदियों से दुनिया की नजरों से बिल्कुल छिपा हुआ था, और बस यहीं से माया सभ्यता की खोज का असली सिलसिला शुरू हुआ। जरा इस बदलाव को समझिए। एक तरफ 19वीं सदी की वो पुरानी धारणा है कि जंगल में बस थोड़े बहुत छोटे मोटे मंदिर दूर दूर बने होंगे, और दूसरी तरफ आज के लाइडार स्कैन की सच्चाई है। देखिए कैसे ये एक दूसरे से जुड़े हुए विशाल सुपर सिटीज हैं। ये कोई आम जंगल का गांव नहीं था, बल्कि किसी आधुनिक शहर जैसा एक पूरा नेटवर्क था। अब आते हैं इस बात पर कि आखिर उन्होंने इस ग्रीन हेल यानी हरे नर्क में सरवाइव कैसे किया। आइस एज के बाद जब ये लोग युकटन प्रायद्वीप तक पहुंचे तो उनका सामना एक ऐसे माहौल से हुआ जो किसी नर्क से कम नहीं था। ये पूरा इलाका स्पंज जैसे चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन से बना था, जहां जिंदगी बसाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। इनकी असली ताकत इनका दिमाग था। एक तरफ इनकी रुकावटों को देखिए, किसी तरह की कोई नदियां नहीं, लोहे के औजार नहीं, पहिए का आविष्कार नहीं हुआ था, और यहाँ पर कि सामान ढोने के लिए घोड़े जैसा कोई जानवर भी नहीं था। लेकिन इसके सामने उनके सॉल्यूशंस और भी ज्यादा शानदार थे। उन्होंने जमीन के अंदर के पानी के कुंड ढूंढ निकाले, सर्जरी करने वाले ब्लेड से भी तेज ऑब्सिडियन पत्थर का इस्तेमाल किया, और भारी चट्टानों को खिसकाने के लिए सीधे इंसानी ताकत से चलने वाले रोलर्स बना दिए। क्या कमाल का दिमाग लगाया था। पानी की उस भारी कमी का एक ही इलाज था, और वो थे सेनोट्स। ये जमीन के अंदर बने नेचुरल और काफी गहरे मीठे पानी के कुंड होते थे। माया लोगों के लिए ये सिर्फ पानी का जरिया नहीं थे, बल्कि ये उनके लिए शिबाल्बा यानी पाताल लोक का द्वार थे। उनका मानना था कि बारिश के देवता चाक इन्हीं कुंडों के अंदर रहते हैं। सही मायनों में इन्हीं चमत्कारी कुंडों ने इस बिना नदी वाले साम्राज्य को जिंदा रखा था। तो हम इन्हें स्टोन एज के सुपर जीनियस क्यों कहते हैं? सोचिए, बिना किसी मॉडर्न धातु या जानवर के इन लोगों ने हजारों टन भारी पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया। इसके लिए उन्होंने मेगापाल नाम की एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया जहां मजदूर रस्सियों को अपने माथे पर बांधकर अपनी पूरी शारीरिक शक्ति लगा देते थे। और इनकी वास्तुकला सिर्फ दिखने में शानदार नहीं थी, इसमें साउंड इंजीनियरिंग का भी एक अलग ही जादू था। चीचेन इत्जा के पिरामिड को ही ले लीजिए। अगर आप इसके सामने खड़े होकर एक ताली बजाएंगे ना, तो वो आवाज वापस लौटते वक्त उनके पवित्र पक्षी क्वेत्सल की आवाज जैसी सुनाई देगी। माया सीमेंट से बनाए गए इन परफेक्ट एंगल्स को अगर आज हमें बनाना हो तो उसके लिए मॉडर्न कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लग जाएंगे। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। एल कस्टीलो पिरामिड असल में पत्थरों से बना एक विशाल कैलेंडर है। इसके चारों तरफ मिलाकर ठीक 365 सीढ़ियां हैं। साल के हर दिन के लिए एक, और साल में सिर्फ 2 बार इक्विनॉक्स के दिन सूरज की किरणें इस पर ऐसे पड़ती हैं कि उसकी परछाई बिल्कुल एक विशालकाय सांप जैसी लगती है जो आसमान से नीचे उतर रहा हो,
खगोल विज्ञान और गणित का इससे बेहतरीन उदाहरण शायद ही कहीं मिले। मैथ्स के मामले में तो ये अपने वक्त से पूरी तरह आगे थे। एक तरफ जहां प्राचीन यूरोप के लोग रोमन अंकों को समझने में स्ट्रगल कर रहे थे, वहीं माया एस्ट्रोनॉमर्स बेस 20 सिस्टम का इस्तेमाल करके आज के सुपर कंप्यूटर जैसी कैलकुलेशंस कर रहे थे। उन्होंने दुनिया से अलग खुद ही जीरो यानी शून्य का कॉन्सेप्ट ढूंढ निकाला था, जिसे वो शंख के चिन्ह से दिखाते थे। और बिना किसी लेंस के उन्होंने शुक्र ग्रह यानी वीनस की मूवमेंट को बिल्कुल एक्यूरेटली ट्रैक कर लिया था। इन्हीं कैलकुलेशंस की मदद से उनका मशहूर लॉन्ग काउंट कैलेंडर तैयार हुआ, वही कैलेंडर जिसको लेकर 2012 में दुनिया खत्म होने की बड़ी बड़ी अफवाहें उड़ी थीं। लेकिन इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। माया लोग समय को एक सीधी लकीर नहीं बल्कि एक चक्र या साइकिल के रूप में देखते थे। 3114 ईसा पूर्व में शुरू हुआ उनका 5125 साल लंबा महाचक्र 21 दिसंबर 2012 को पूरा हुआ था। तो ये कोई प्रलय का दिन नहीं था, बल्कि सिर्फ उनके कैलेंडर का एक रीसेट पॉइंट था। अब आसमान के इन तारों से जमीन पर आते हैं और इनके दैनिक जीवन और इनके अजीबोगरीब ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को देखते हैं। इनके समाज में एक बहुत बड़ा गैप था। एक तरफ जैगुआर की खाल पहनने वाले अमीर शासक है और दूसरी तरफ आम परिवार। हालांकि एक दिलचस्प बात ये थी कि इनकी इकोनॉमी में महिलाओं का बहुत बड़ा और ताकतवर रोल था। अब जरा इनके ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के बारे में सुनिए, जो सच में थोड़े हैरान करने वाले हैं। इलीट क्लास के लोग यानी जो ऊंचे दर्जे के थे, वो मक्का के देवता जैसा दिखने के लिए बचपन में ही बच्चों के सिर पर लकड़ी की तख्तियां बांधकर उनकी खोपड़ी को लंबा कर देते थे। वो जानबूझकर भींगापन पैदा करते थे और अपने दांतों को आरी से नुकीला बनाकर उनमें जेड पत्थर जड़वाते थे। उनके लिए ये सब ऊंचे स्टेटस की निशानी थी। इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ एक मजेदार बात ये थी कि इनके यहाँ सच में पैसा पेड़ों पर उगता था। इनकी करेंसी कोको बीन्स थी, यानी चॉकलेट के बीज। बस 10 बीज देकर आप एक खरगोश खरीद सकते थे और ठीक 100 बीज में एक गुलाम मिल जाता था। आगे बढ़ते हैं और इनके उस एग्रीकल्चरल मिरेकल यानी कृषि के चमत्कार की बात करते हैं। अब सोचिए, एक ऐसे जंगल में जहाँ की मिट्टी कुछ ही सालों में अपनी उपजाऊ क्षमता खो देती है, वहाँ करोड़ों लोगों का पेट भरना किसी बहुत बड़े लॉजिस्टिक नाइटमेयर से कम नहीं था। इस समस्या का इनके पास एक शानदार सलूशन था, मिल्पा सिनर्जी। ये पौधों का एक ऐसा बेहतरीन कॉम्बिनेशन था जो किसी फुली ऑटोमेटिक मशीन की तरह काम करता था। स्टेप 1, फलियां मिट्टी में नाइट्रोजन घोलती थीं। स्टेप 2, मक्का उसी नाइट्रोजन का इस्तेमाल करके लंबा बढ़ता था। और स्टेप 3, कद्दू के बड़े पत्ते जमीन को धूप से बचाकर वहां नमी बनाए रखते थे। इस सिस्टम और दलदली जमीन पर बनाए गए ऊंचे खेतों की वजह से ये लोग साल में 3 बार बम्पर फसल उगा पाते थे। सिर्फ खाना ही नहीं, इनकी प्लानिंग का एक और बड़ा नमूना था पानी का शुद्धिकरण। इन्होंने ऐसी ढलान बनाई थी कि बारिश का पानी बहकर सीधे बड़े रिजर्वॉयर्स में चला जाए। पर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उस पानी को फिल्टर करने के लिए उन्होंने उसी क्वार्ट्ज और जियोलाइट रेत का इस्तेमाल किया जो आजकल हमारे मॉडर्न वाटर प्यूरिफायर्स में लगती है। सोचकर देखिए, हजारों साल पहले जंगल के बीच में लोग एकदम शुद्ध मिनरल वाटर पी रहे थे। लेकिन फिर आता है सबसे बड़ा सवाल, द ग्रेट माया कोलैप्स। एक ऐसी शानदार व्यवस्था, आसमान छुपी इमारतें, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था। तो फिर 900 ईस्वी के आसपास अचानक ऐसा क्या हो गया जिसने दुनिया के इन सबसे एडवांस शहरों को रातों रात वीरान खंडहरों में बदल दिया? असल में ये सब अचानक नहीं हुआ था। ये एक डोमिनो इफेक्ट था, जहां एक ईंट गिरी और पूरा का पूरा ढांचा ढेर हो गया। इन 4 कारणों ने सब कुछ बदल दिया। पहला, इकोलॉजिकल सुसाइड यानी पर्यावरण का खुद विनाश करना। दूसरा, हद से ज्यादा बढ़ती आबादी। तीसरा, 100 साल लंबा भयानक सूखा और बीमारी। और चौथा, आपस में छिड़ गया एक बेहद खौफनाक गृह युद्ध। इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। इन्हें अपने पिरामिडों को सफेद सीमेंट से चमकाने का एक अलग ही जुनून था और इस सीमेंट को बनाने के लिए इन्होंने हजारों एकड़ हरे भरे जंगल जला दिए। ये कितनी अजीब विडंबना है कि अपनी इमारतों को खूबसूरत बनाने के चक्कर में उन्होंने उसी जंगल को काट डाला जो उनके इलाके में बारिश लाया करता था। ये किसी इकोलॉजिकल सुसाइड से कम नहीं था। और इन जंगलों के कटने का असर बहुत भयानक रहा। एक ऐसा सूखा पड़ा जो लगभग 100 सालों तक चला। बारिश में 70% तक की भारी कमी आ गई। वो विशाल रिजर्वॉयर्स जिन्हें उन्होंने इतनी मेहनत से बनाया था, पूरी तरह सूख गए।
अब जब पीने का पानी नहीं बचा तो मजबूरन लोगों को दलदल का गंदा पानी पीना पड़ा, जिसके नतीजे में पूरी आबादी में महामारी फैल गई। जब पूरे शहर में भुखमरी और मौत का साया था, तब हालात और ज्यादा बिगड़ गए। शुक्र ग्रह की चाल के आधार पर लड़े जाने वाले उनके धार्मिक युद्ध, जिन्हें हम स्टार वॉर्स भी कह सकते हैं, अब खाने की तलाश में खूनी दुश्मनी में बदल गए थे। लोगों का उन राजाओं से भरोसा पूरी तरह उठ गया जिन्हें वो देवता मानते थे। जिंदा रहने के लिए पड़ोसी शहर एक दूसरे पर हमला करके अनाज लूटने लगे। एक वक्त पर आसमान छूने वाली ये सभ्यता आखिरकार इन जंगलों में ही खोकर रह गई। लेकिन जाते जाते ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गई है। सोचिए, अगर खगोलशास्त्र और इंजीनियरिंग में इतनी माहिर कोई सभ्यता अपना ही इकोसिस्टम बर्बाद करके अपना अंत कर सकती है, तो आज उनके ये शांत खंडर हमें और हमारे मॉडर्न समाज को क्या चेतावनी दे रहे हैं? इस बारे में जरूर सोचिएगा।